Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and I am here to help you in your preparation of TGT English. Now, let's us start the topic pronoun. इसके पहले हमने इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक कवर किया था और अभी हम लोग लैंग्वेज को लेकर के चल रहे हैं. तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन. तो सबसे पहले इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. और चूंकि टीजीटी के क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन दोनों तरह से आते हैं. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आता है और उसका जो आपका अप्लाइड पोर्शन है वो भी आता है. तो क्योंकि ये एक टीचिंग का एग्जाम है, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और टीचिंग के एग्जाम में थोड़ा सा अंतर है कि टीचिंग के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो इसलिए सबसे पहले आज इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या है प्रोनाउन. व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द लेटर. लेटर मीन्स बाद में. अब ये प्रोनाउन क्या है भाई? कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, कि बार बार हम वही वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है. तो प्रोनाउन वो वर्ड है. देखिए प्रोनाउन के अंदर नाउन लिखा हुआ है ना, तो नाउन की जगह पर वो वर्ड आता है, वो प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे हम किसी रिवर की बात करते हैं, रिवर गंगा. तो अब हम बार बार गंगा 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 नहीं बोलेंगे, तो हम उसकी जगह जो बोलेंगे इट इज इट इज इट इज. तो इट अगर हम कह रहे हैं तो हम गंगा के लिए ही कह रहे हैं, तो वहां पे इट प्रोनाउन हो गया और गंगा आपका ये नाउन था. ठीक है. तो इस तरह से प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं. अगर आपसे थ्योरेटिकल पूछा जाए तो याद रखेंगे कि नाउन की जगह आता है. ये बात तो बहुत कॉमन है, लेकिन किस लिए? क्योंकि हम रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं, बार बार उस वर्ड को रिपीट नहीं करना चाहते. ठीक है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. देखिए ये एक टेबल है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. इस जिसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ये आई वी यू ही शी, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर पजेसिव ऑब्जेक्टिव है, फिर पजेसिव प्रोनाउंस है. तो आप ये समझ लीजिए कि हमने बचपन से जब छोटी क्लास में हम लोगों ने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो हम लोग उनके एग्जाम्पल्स याद करते थे. तो इतना हम लोग उसको क्लासिफाई नहीं करते थे कि पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है. सिर्फ हम ये याद करते थे कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. और एज क्या हम पढ़ते थे? ही शी यू मी आई दे, ये जो हम पढ़ते थे है ना, आई दे, ये सारे. तो मोस्टली हम जो पढ़ते थे ये पर्सनल प्रोनाउन थे. ठीक है. यही पर्सनल प्रोनाउन है जो सीधे सीधे पर्सन को रेफर करते हैं. तो पर्सन को रेफर करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे. जैसे आई वी, देखिए लिखा हुआ है ना, आई वी. मैं पेन ले लेती हूँ. आई वी यू ही शी इट दे. अब इनको आपको तैयार करना है, फिर इनसे ही उनकी पूरी फैमिली बनती है. जैसे आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट है मी, ही का ऑब्जेक्ट है अस, यू कॉमन है, यू का यू ही रहता है, शी के लिए हर, ही के लिए हिम, इट का भी कॉमन रहता है, दे का दे. ठीक. अब पजेसिव की अगर बात आ जाएगी, पजेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है आई पजेस अ कार, मेरे पास एक कार है. तो किसके पास कोई चीज है, यानी कि टू हैव या टू हैव बोलेंगे, कोई चीज का होना, किसी के पास किसी चीज का होना या उसका उसका रखना. तो आई की कोई चीज है तो क्या बोलते हैं? आई की कोई चीज अगर यहाँ पे है तो उसको हम बोलते हैं माई. इसी तरह से वी की कोई चीज है तो हम क्या बोलते हैं? आवर. इसी तरह यू की क्या होती है? योर. इसी तरह से शी की क्या होती है? शी की हर. और इसी तरह से ही की हिज, इट की इट्स और दे की देयर हो जाती है. ठीक है. अब ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गए. इनके बाद अब हम ये समझेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है. देखिए मोस्टली में एस लग जाता है, जैसे आर का आर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, दियर का दियर्स हो जाएगा. हिज में एस लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हिज का तो हिज ही रहता है, और इट्स तो ऑलरेडी इट्स है. केवल माई एक ऐसा है जिसमें एस नहीं लगाते हैं, माई को माइन करते हैं. अब ये क्या है? देखिए माइक और माइन में क्या फर्क है, और में अर्स में क्या फर्क है, योर में योर्स में क्या फर्क है. तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए. वेरी सिंपल. माई का मतलब होता है मेरा, लेकिन मेरा क्या, आगे कोई ना कोई चीज आएगी. बट माइन का मतलब होता है कि मेरी चीज है, यानी कोई भी चीज है जो कि मेरी है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है. अच्छा वो क्या ऑब्जेक्ट है हम कैसे जानेंगे? वो कहीं ना कहीं लाइन सेंटेंस में पहले ही मेंशन किया जा चुका है. जैसे लिखा है दिस पेन इज माइन, तो वहां माइन के बाद पेन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पेन मेरा है. लेकिन यहाँ पे अगर हम माई लिखेंगे तो हम दिस पेन इज माई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इज माई पेन. यानी कि माई के बाद कुछ आएगा, योर, आवर, हिज, हर,
इट्स देयर के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे मेरा, मेरा क्या, योर, योर क्या, आवर क्या, लेकिन माइन, आवर्स, योर्स में आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक, तो आप इसके आधार पे इसको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। देखिए मैं आपको इस बात को क्लियर करती हूँ, इसको मैं रफ करती हूँ पहले। देखो बेटा, यहां से जैसे ये लिखा है माई, अब अगर माई का यूज जब भी होगा तो माई के आगे कुछ ना कुछ आएगा ना, जैसे लिखा है माई, माई कंट्री, यानी कि मेरा देश। तो यहाँ पे कंट्री नाउन हो गई और माई उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। तो ये एडजेक्टिव बनकर जब आता है माई, अवर, योर, हर, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, तो ये एडजेक्टिव है। चूंकि ये पजेसिव तो है ही और एडजेक्टिव भी है, इसलिए इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ये पजेसिव प्रोनाउन हो गए, क्योंकि पजेसिव तो है ही, लेकिन यहाँ पे इनके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, इसलिए ये प्रोनाउन ही है, ये एडजेक्टिव के रूप में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये माई, अवर, योर, ये सीधे सीधे आपके क्या है, ये पजेसिव, आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सेकंड में सामने वाला यानी यू, और थर्ड में बाकी सारे। इसके बाद अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हम एक संकेत देते हैं कि ये है, वो वाला है, ये वाला है, दीज, दीज, दोज, दिस, दैट। तो ये आपका दिस, दैट, दिस, दैट या दीज, दोज भी अगर यहाँ पे आ जाता है, दीज या दोज, तो ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, जो भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे कि ये वही लड़का है जो कि कल आया था, ये वही लड़की है जो कि कल यहाँ आई थी, ये वही पेन है जो कि खो गया था, ये वही पर्स है जो तुमने मुझे दी थी, इस तरह का। तो इसमें एक हिंदी में जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये बहुत बार आता है जो कि, है ना, ये तो किसी चीज से रिलेट होता है, ये वही है जो कि, वही है जो कि। तो देखेंगे द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम, यानी वही व्यक्ति, वो व्यक्ति हु हैज जस्ट, जो कि आया है कमरे में अभी अभी, वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, या द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, वनी वो किताब जो कि मैंने खरीदी है बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पे हु और यहाँ पे दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन सारे WH से ही बनेंगे, हु, विच, दैट, हुज, हुम, और इसके अलावा एक है दैट जो कि WH से नहीं है, पर ये भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब WH आएगा तो सेंटेंस के मिड में आएगा, बीच में आएगा, स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे नीचे लिखा हुआ देखिए। फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये वो प्रोनाउंस है, वो वर्ड्स है फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, इनमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा है नाउन्स के लिए। हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, हु टुक माई बैग, किसने मेरा बैग लिया, या हुम डिड यू मीट, या हुज बुक्स आर दीज। तो यहाँ पे अब इसका जो आंसर है वो नाउन या प्रोनाउन है ना, तो हम नाउन को सॉरी नाउन है, नाउन को ना कह के उसकी जगह हमने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोनाउन एंड इट इज इन क्वेश्चन फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, वही हु, वही हुम और वही हुज है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन में था, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ उसके प्लेस का है कि अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा होता है, और रिलेटिव आएगा तो हमेशा बीच में आएगा, किसी नाउन प्रोनाउन को के बीच में वो जोड़ रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि द मैन हु, या द बुक दैट, द बुक विच, इस तरह से। अगला है आपका, ये आपके क्वेश्चन थे, व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट शर्ट इज दिस, या हुज। तो देखिए ये है तो आपके क्वेश्चन प्रोनाउन है, लेकिन इन प्रोनाउन में देखिए एक सबसे नीचे वाले दो जो है व्हाट, शर्ट और हुज, इनमें आपका व्हाट के बाद है शर्ट, यानी कौन सी शर्ट, या कौन सी किताब। तो यहाँ पे शर्ट का एडजेक्टिव है व्हाट और बुक का एडजेक्टिव है हुज, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए लिखा हुआ है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ध्यान से समझेंगे। अगर आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ध्यान से समझ लेंगे फिर आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो हैं जो कि डेफिनिट नहीं है, विच आर वेग एंड विच आर जनरल मीनिंग,
जिनका मीनिंग जनरल है, यानी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, वो है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर, अनदर, एटसेट्रा। जैसे मैंने बोला कि एवरीबडी हैज टू कम, यानी कि हर किसी को आना है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किसको आना है, ये तो बोला कि सबको आना है भाई, एवरीबडी हैज टू कम मीन सबको आना है, प्रत्येक व्यक्ति को आना है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ। या मैंने बोला नोबडी विल गो, कोई नहीं जाएगा, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हमने किसी पर्टिकुलर को नहीं किया कि ये वाला नहीं जाएगा या वो वाला नहीं जाएगा, है ना। जैसे बोला somebody has broken this glass, किसी ने इस ग्लास को तोड़ा है, तो किसने तोड़ा है, दैट इज इनडेफिनिट, नहीं मालूम है कौन किसने तोड़ा है, दैट्स नॉट क्लियर। तो इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, आप इनको नाम लर्न कर लीजिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, ये सारे। ठीक, अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव में सिंपल सी बात आपको एक याद रखनी है, ये आपका इंडेफिनिट हो गया ना बेटा यहाँ पे। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव में आपको सेल्फ वाले वर्ड्स याद रखने हैं, सीधी सी बात है, सेल्फ या सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ या सेल्फ्स, ये दोनों आपको याद रखने। आपने ये बोला कि आई हैव डन इट, मैंने ये काम किया है, तो आई आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, लेकिन आपने बोला कि आई माई सेल्फ हैव डन इट, मैंने खुद ये इस काम को किया है, तो वो माई सेल्फ जो आपका है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो सारे पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ेंगे। अब अगर सिंगुलर है तो सेल्फ जोड़ेंगे, प्लूरल है तो सेल्फ्स जोड़ेंगे। आई एक ही व्यक्ति होता है तो माई सेल्फ होता है, वी ज्यादा होते हैं तो आवर सेल्फ्स होता है, ही सिंगल होता है तो हिम सेल्फ होता है, शी सिंगल होता है तो हर सेल्फ होता है, दे ज्यादा होते हैं तो देम सेल्फ्स होता है, यू एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ्स भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द वर्ड, जैसा आपके उस वर्ड में मीनिंग है। अगर यू पूरी क्लास को एड्रेस करके बोला जा रहा है तो योर सेल्फ्स बोलेंगे, लेकिन अगर यू एक ही पर्सन को एड्रेस करके बोला जा रहा है तो वहां पे योर सेल्फ बोलेंगे। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इनमें से, उनमें से, इनमें से नहीं, इनमें से नहीं, इस तरह का। तो ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, यहाँ पे हम बांटते हैं। जैसे हमने बोला ईदर, नीदर, तो ये होता, ईदर का मतलब इनमें से और नीदर का मतलब इनमें से नहीं। अब देखिए, पहले तो इनका मीनिंग, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दूसरा इनका एक नाम हो गया, एक इनको आपने वेल डिफाइन कर दिया। दूसरी बात, अब ये तो इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, साथ ही साथ हम इनका अप्लाइड पोर्शन भी पढ़ते चलेंगे, तो हमारा चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और हर तरह की क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। वो क्या है कि ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने बोला कि इनमें से कोई है, तो मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो कर रही हूँ ना कि इनमें से या इनमें से नहीं है, तो भी मैंने कहीं ना कहीं निगेटिविटी में ही डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अब इनका यूज इसमें यहाँ पे हमें ये भी पढ़ना है कि हमें ईदर और नीदर को कहाँ पे यूज करना है, ईच, एवरी, नन, एनीवन को कहाँ पे यूज करना है। तो ईदर और नीदर का यूज हमेशा दो के लिए होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ईदर और नीदर का यूज हमेशा कितने के लिए होता है, दो के लिए। अगर दो, आप नोट्स बनाते समय खुद नोट करते जाएंगे बेटा, अगर दो से ज्यादा है तो ईदर नीदर का यूज नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल। फिर किसका होता है, ईदर पॉजिटिव है और नीदर निगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईदर को करते हैं हम एनी और नीदर को करते हैं हम नन। ठीक है, अगर दो से ज्यादा है तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो से अगर ज्यादा है तो हम यहाँ पे एनी करेंगे और निगेटिव में है तो हम नन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, ये नीदर ऑफ हिज आर्म्स, क्योंकि नीदर क्यों, क्योंकि आर्म्स दो ही होते हैं, आर्म्स तो दो ही होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे नीदर, कॉमन सेंस की बात थी, यहाँ पे नीदर लगाना था। टू सिस्टर्स नाम दिया था दो, इसलिए इधर लगाना था। ठीक, आप इनमें से कोई भी कमरा ले सकते हैं, दो की बात है तो यहाँ पे यू कैन टॉक टू ईच बॉय। अब एक तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे आपको कहाँ इधर, नीदर और नन, एनी लगाना है। दूसरी चीज कि जब भी आपका मेन सब्जेक्ट ये है आपका ईदर या नीदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका मेन सब्जेक्ट अगर है तो ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक, अब यहाँ पे टू आएगा या इधर है तो टू ही आएगा, अगर यहाँ पे एनी होता तो टू की जगह थ्री भी आ सकता था,
लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट वर्ड चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी वर्ड मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इधर नीदर के अकॉर्डिंग आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, ये बात है ना। अच्छा, अब इन दोनों में आप देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि रूम कैसा रूम, ईदर रूम, कैसा बॉय, ईच बॉय, तो इसके आगे नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एडजेक्टिव कैसे है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अगर एडजेक्टिव बन के आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, जो भी बन के आएंगे। अभी आगे देखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है? यानी कि इसका इससे संबंध है ना, और इसका इससे संबंध है, तो ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, जैसे ईच अदर, एक दूसरे से, और वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, तो ये दोनों रेसिप्रोकल में आते हैं। ये इनका नाम लर्न कर लीजिए। और दूसरा मीनिंग क्या, अब इसमें सेंस क्या देखना है आपको? यूज। ईच अदर हमेशा दो के लिए आएगा और वन अनदर दो से अधिक के लिए आएगा, ठीक है। बस यही बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। अब हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्सिवली करते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट होता है आपकी वर्ब का, वही एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। जैसे लिखा है यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, कि आपको जिंदगी में हर मौके को अवेल करना चाहिए, ठीक है। तो इनको किसको करना चाहिए? आपको करना चाहिए, मतलब आपको स्वयं करना चाहिए। तो हमको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाना है। क्या लगाना है? रिफ्लेक्सिव। तो यू शुड अवेल ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, बट आपको पता होना चाहिए अगर अवेल आया है तो साथ में कोई ना कोई सेल्फ वाला वर्ड आएगा। अवेल योर सेल्फ, जैसे यू शुड अवेल योर सेल्फ, आई शुड अवेल माई सेल्फ, शी शुड अवेल हर सेल्फ, दे शुड अवेल देम सेल्फ। इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवेल योर सेल्फ, तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे दे इंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, उन्होंने इंजॉय किया पिक्चर को लास्ट इवनिंग को। तो यहाँ पे नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नीडेड, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या इंजॉय किया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बात को समझिए, दे इंजॉयड, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि दे इंजॉयड लास्ट इवनिंग, बट व्हाट इंजॉयड, व्हाट इज इंजॉयड, क्या इंजॉय किया गया, पिक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं होती, तो इंजॉयड देमसेल्व्स लिखा होता। ये इंजॉय के सेंस में होता है, ठीक है। क्या इंजॉय किया, अगर ये आगे लिखा हुआ है तो फिर हमें नहीं लगाना है सेल्फ्स, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें सेल्फ्स लगाना है। ये मैंने टिक कर दिया है, इस बात को समझ के अच्छी तरह से कॉपी में नोट्स बनाएंगे। अगला, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, दे इंजॉयड, उन्होंने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया नहीं लिखा है, क्योंकि ड्यूरिंग समर वेकेशन ये इसका मतलब है कि कब इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, व्हाट इज इंजॉयड ये नहीं लिखा हुआ है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे इंजॉयड के बाद हमें रिफ्लेक्सिव लगाना है। तो यहाँ पे चूंकि दे इंजॉयड है तो देमसेल्व्स आ जाएगा। कहाँ पे? इंजॉयड के बाद में। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, ऊपर वाले में अगर पिक्चर ना होता दे इंजॉयड देमसेल्व्स हो जाता, लेकिन चूंकि दे इंजॉयड पिक्चर तो हमें सेल्व्स नहीं लगाना पड़ा। बट दे इंजॉयड क्या, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देमसेल्व्स लिखना पड़ेगा। तो इंजॉयड के सेंस में ये बात आप कॉपी में नोट्स बना के रखेंगे, ठीक। अगला, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। रिजाइन में भी होता है कि उसने रिजाइन दिया, तो रिजाइन अपने आप को ही दिया, अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। तो ये ऊपर वर्ड्स हैं, इनमें देख लेंगे, इनको सबको रिफ्लेक्सिवली यूज करना है। तो चूंकि ही रिजाइन था, हिमसेल्फ लगाया है, इसलिए बिल्कुल सही है। अब देखेंगे द फॉर्मर डीएम, जो फॉर्मर डीएम है, पहले वाला डीएम था, एक्विटेड वेरी इफिशियंटली, उसने एक्विट किया। अब एक्विट वर्ड भी इसमें ही आता है, देखिए पहला वर्ड ही दिया हुआ था, तो चूंकि यहाँ फॉर्मर डीएम एक व्यक्ति है, ही है यहाँ पे, तो हम इसको एक्विटेड के बाद क्या कर देंगे, हिमसेल्फ। ही वॉज डिटरमाइंड टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो यहाँ पे अवेंज के बाद क्या अवेंज किया जा रहा है, द डेथ ऑफ हिज वाइफ, तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको रिफ्लेक्सिवली नहीं यूज करना है, अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव यूज किया है तो हमें आपको हटाना है, तो आप इतना पॉइंट लर्न करेंगे कि स्टॉर्म, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इनको दैट आर नॉट यूज्ड, दैट शुड नॉट बी यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, नहीं यूज करना है इनको रिफ्लेक्सिवली। जैसे लिखा है यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, नो, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, योर सेल्फ नहीं लगाना है आपको, ठीक। he has qualified himself for the post, नहीं, he has qualified for the post। तो यहाँ वो है जिनमें रिफ्लेक्सिव हमें हटाना है,
यानी नहीं लगाना है, उनमें लगाना था, तो हम उन वर्ड्स को ही सीधे सीधे याद कर लेंगे समझ के। पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम नोट्स बना लेंगे कि हमको इनमें रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अनलेस इट इज प्रीसीड बाय प्रोनाउन और नाउन कंसर्न। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है वो मेन सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आता है, सपोर्टिंग सपोर्टिंग एक्टर मानो इसको। ठीक है, जैसे आपको कहना है कि शी ने कोई काम किया, तो शी को मेन सब्जेक्ट आपने बना लिया। जैसे आपने बोला शी विल डू इट, ठीक, ध्यान से समझेंगे। आपने बोला शी विल डू इट, तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक, अब देखेंगे शी विल डू इट तो सही था। अब देखिए, आपने शी की जगह सी का वो क्या होता है रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ, अब आपने लिखा हर सेल्फ विल डू इट। अब ये गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव मेन सब्जेक्ट बन गया, तो ये गलत हो गया। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रही हूं आपको समझाने की, ये यहाँ पे गलत हो गया। अब तो रिफ्लेक्सिव को हमने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव सपोर्टिंग एक्टर बन के आता है। हम अगर ये लिखते सेंटेंस में शी herself will do it, ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। ठीक है, शी herself, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, वी अवर सेल्फ, तो सही है। बट खाली सेल्फ 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 अगर मेन सब्जेक्ट बन के आएंगे तो वो हमेशा गलत होंगे। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अगला, the verb to be should be followed by subjective form when it is when the complement is pronoun। अच्छा, इसको आप बिल्कुल सिंपल से याद रख लेंगे, इट इज मी, इट इज मी और इट इज आई। ठीक, जैसे लिखा है इट इज मी हु हैव ब्रॉट यू होम, ये मैं हूं, तो इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है। तो आप एक क्वेश्चन को आप सिर्फ तैयार कर लेंगे तो बाकी अपने आप तैयार हो जाएंगे। इसको पूरा आप डिटेल में मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए, इट इज मी ये रॉन्ग है। ठीक है, इट इज आई ये करेक्ट है। तो अब जैसे मी, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला हो गया ना आपका, ये देखिए ऑब्जेक्टिव वाला है, तो इसी तरह से मी की जगह हर होगा तो यहाँ पे शी हो जाएगा, अगर यहाँ पे हिम होगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यहाँ पे देम होगा तो यहाँ पे दे हो जाएगा, यहाँ पे आपका अस होगा तो यहाँ पे वी हो जाएगा। इस तरह से आप सारे कर लेंगे। तो ये आपको जो ये आपका ये रूल नंबर 4 में ए लिखा हुआ है, इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप इतना नोट कर लीजिए, इट इज मी गलत होता है, इट इज आई सही होता है, आपको ये पूरा पॉइंट आ गया। ठीक, अब आगे बढ़िए। वर्ब एंड प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अगर वर्ब और प्रीपोजिशंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। जैसे लिखा बिटवीन, अब बिटवीन आपका बिटवीन यू एंड आई, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं, बिटवीन यू एंड मी। शी इज टीचिंग, रोहित एंड शी नहीं, रोहित एंड हर, ऑब्जेक्टिव आएगा। और लेट वाला तो आपको मालूम ही है, हम लोग क्या बोलते हैं, लेट मी गो या लेट आई गो। तो देखिए लेट वाला आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे, हम बोलते हैं लेट मी गो, तो आपको रटा हुआ है लेट मी गो होता है। अगर आपसे कहा जाए लेट आई गो, तो आपको मालूम है कि लेट आई गो गलत होता है। तो जब लेट मी होता है तो उसी तरह से लेट दे नहीं होगा, लेट देम होगा, लेट आई नहीं होगा, लेट मी होगा। ठीक, लेट शी नहीं होगा, लेट हर होगा, लेट दे नहीं होगा, लेट देम होगा, लेट वी नहीं होगा, लेट अस होगा। तो ये लेट वाले तो आपको लर्न रहेंगे, ये पॉइंट खाली ध्यान रखना है। बाकी में देखिए, जैसे बिटवीन लिखा है तो यू एंड आई नहीं, यू एंड मी। शी इज टीचिंग, रोहित एंड शी नहीं, रोहित एंड शी नहीं, शी की जगह हर, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अगला, गुड मैनर्स रिक्वायर दैट द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पर्सन शुड बी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अच्छा, इनका जो एक गुड मैनर्स में हम क्या यूज करते हैं, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर वन। देखिए किसी काम को हमें कैसे यूज करना है, ये दोनों चीजों को आप समझ लीजिए। सेकंड पर्सन होता है सामने वाला, फर्स्ट पर्सन होता है मैं खुद, और थर्ड पर्सन आपका जो भी थर्ड पर्सन है, ही शी दे जो भी है। तो हमें कब कैसे यूज करना है, देखिए सीधा सा तरीका है कि हमें कोई काम करना होता है तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो होता है कि हम पहले क्या बोले, पहले हम स्वयं लें या पहले सामने वाले को दें। आपने खाने के लिए भी अगर किसी को नाश्ता रखा है तो आपका तरीका यही है कि आप उसे कहेंगे कि नहीं पहले आप लीजिए, है ना, ये तरीका होता है कि पहले आप लीजिए। तो हमेशा पहले सेकंड वाला आएगा, आपका मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और इसके बाद आप क्या करेंगे, खुद खा लेंगे, नहीं,
जो बगल में बैठा है उसको भी पहले देंगे और स्वयं सबसे बाद में खाएंगे। तो तरीका क्या हो गया कि सेकंड वाला यानी यू वाला सबसे पहले, फिर थर्ड वाला और सबसे लास्ट में आप स्वयं आएंगे। आप स्वयं का मतलब मैं सबसे बाद में आऊंगी, मैं सबसे बाद में यानी कि फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, देखिए ये तो नॉर्मल केस में होता है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमेशा जिम्मेदारी लेने का तरीका होता है कि पहले मैं हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने किसी के लिए चाय नाश्ता रखा हुआ है और चाय गिर जाती है, तो आप साफ करने के लिए खुद क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं रहने दो, मैं साफ कर लूंगी, ये मैं साफ कर लूंगा। ये नहीं आप बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम साफ करो। तो वहां पे कोई भी अगर गलत काम हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूं, फिर मेरे बाद में फिर आप हैं, और आपके बाद में फिर तीसरे की बारी आएगी। ठीक है, तो तीसरा तो थर्ड ही होता है, हमेशा याद रखना। तो फर्स्ट जो पर्सन होता है वो या तो सबसे पहले आता है या तो सबसे बाद में, ठीक, बीच में कभी नहीं आता है। आई वी कभी बीच में नहीं आता है, हमेशा, ये हमेशा याद रखना, आई वी कभी बीच में नहीं आता है। आई वी का मतलब फर्स्ट पर्सन या तो सबसे पहले या सबसे बाद में। नॉर्मल केस में पहले सबसे बाद में आता है, और अगर कोई जिम्मेदारी वाली बात लेनी है, कुछ ऐसी गलती हो गई है तो सबसे पहले आता है। अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ही आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, यानी मैं और तुम शादी अटेंड करेंगे। तो जब मैं और तुम करेंगे तो हम तुमको पहले करेंगे और मैं को बाद में। ठीक है, तो यू एंड आई होगा यहाँ पे सही। अब यहाँ पे लिखा है ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज, तुम और वो, तो सबसे पहले तुम जो सामने होता है उसकी बात पहले की जाती है, थर्ड पर्सन बाद में आता है। तो पहले यू आएगा, बाद में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यू मोहन एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट, यानी कि हम लोग कल मूवी देखने जाएंगे। तो सबसे पहले कौन, आप, पहले आप यानी यू, फिर थर्ड पर्सन और आई सबसे बाद में, इसलिए ये सही है। इसमें क्या है, वी यू एंड दे आर लिविंग मुंबई टुमारो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कल मुंबई यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, लिविंग फॉर मुंबई, सॉरी मतलब मुंबई जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ करके अब हम मुंबई जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, हम, फिर तुम और फिर दे, ये देखिए यहाँ पे क्रम चेंज हो गया है। अब लिखा है कि हम लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, बुरा काम हो गया, अनप्लीजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे यू एंड आई नहीं होगा। पनिशमेंट के समय हमेशा अपने को आगे रखना है आपको। अगर दंड मिल रहा है तो मैं पहले, और अगर कुछ अच्छा काम है तो आप पहले, ये वाला आपको वहां पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे यू एंड आई विल बी पनिश्ड, नहीं, आई एंड यू विल बी पनिश्ड। अब इसके बाद आ गया पजेसिव एडजेक्टिव्स। इनको सिंपल सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एज, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला शी एज वेल एज हर फादर, शी टुगेदर विद हर फादर, इस तरह से हम दोनों साइड में उसके सब्जेक्ट रखते हैं, उनको इनसे जोड़ते हैं। फिर इसके बाद दूसरा है आपका इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट, इनसे भी जोड़ते हैं। तो इसका एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हमें इन्हें यूज कैसे करना है। तो मोस्टली हमें यह याद रखना है, ये जो ऊपर वाले हैं एज वेल एज, अलोंग विद, इसमें हमें इनसे जोड़ेंगे तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम इसको आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसमें हम सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आप इतना लिख लीजिएगा, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये इनमें हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें भी एग्जाम में आपके तीन सबसे ज्यादा आते हैं, एक एज वेल एज, एक आपका विद, और आपका एक अलोंग विद। ठीक, कुछ हद तक टुगेदर विद भी। चार के अलावा मोस्टली ये सारे नहीं पूछे जाते, मोस्टली नहीं पूछे जाते, बट चूंकि आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर इनसे आप किसी भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, और इसमें आपका सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। इसी तरह से आपका ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, मैनी, ए, या मोर देन वन, अगर इनको हम यूज करेंगे तो पजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे मे रेफर टू टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। अच्छा, हमें इनमें देखना है कि वो दो पर्सन है या दो से ज्यादा है। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर इधर नीदर हमको टू के लिए यूज करना है और बाकी वाले हमको मोर देन टू के लिए यूज करना है। ठीक है, when one is used as a subject the possessive case should be according to one सा, ये बहुत सिंपल सा है। डी नंबर में जैसे ही का पजेसिव हिज होता है, शी का पजेसिव हर होता है, आई का पजेसिव माई होता है।
ठीक है, ये बात आप सबको पता है अच्छी तरह से। इसी तरह से ONE वन, वन का मतलब एक व्यक्ति, अगर वन है तो वन का पजेसिव वंस ही होगा और कुछ नहीं होगा। याद रखेंगे, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड, गलत, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स। वन अगर दिया है एज ए सब्जेक्ट तो वहां पे पजेसिव ONE एपोस्ट्रोफी एस वंस होगा। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन, तो पजेसिव केस इज इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल। कैसे आएगा देखो, जैसे लिखा है ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। ठीक है, अब ईच यहाँ पे एक हो या ज्यादा हो, अगर ईच, एवरी, एनी, इधर, नीदर कुछ भी आ जाए तो सारे सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईच बॉय सिंगुलर, ईच टीचर, अब ये आप नहीं सोचेंगे कि एंड से जुड़ गया तो ज्यादा हो गया, ईच, एनी, इधर नीदर आएगा, सब सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ इज सिंगुलर है, बिल्कुल सही। देयर सिंगुलर नहीं है तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीज हो जाएगा। यानी कि एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, सबको सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, देखिए अभी भी हमने बोला था ना वन वाला, वन शुड डू यानी आई शुड डू, यू शुड डू, शी शुड डू, वन शुड डू, हिज नहीं आएगा, ONE एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे वन आ जाएगा। अब देखिए नीदर नॉर वाला, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, नीदर नॉर में बाद वाले के अकॉर्डिंग करना है ना, बाद वाला सिंगुलर है वो सही है, लेकिन दियर ये सिंगुलर नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज, नीदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर, अगर फीमेल है तो हर हो जाएगा या फिर हिज हो जाएगा, यहाँ पे हिज या हर। ठीक है, इसके बाद देखिए रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन, एज वेल एज में पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है, रीना के अकॉर्डिंग आएगा, तो हैज तो सही है, सिंगुलर है रीना के अकॉर्डिंग, लेकिन दियर गलत है, रीना के लिए क्या आ जाएगा, हर। तो इस तरह से आंसर्स दिए हुए आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं ये सारे। इसके बाद आपका है अ नाउन और प्रोनाउन इन द पजेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड समटाइम्स विद द नाउन। जैसे लिखा हुआ है कि इनको हमें समटाइम्स नाउन के साथ यूज करना होता है, जैसे लिखा हुआ है सेपरेशन, तो अब लिखा हुआ है योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, योर सेपरेशन, तो हम योर सेपरेशन नहीं लिखेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू लिखेंगे, ये सही है। एट हिज साइट, तो हिज साइट नहीं लिखेंगे, एट द साइट ऑफ हिम। ठीक, योर फेवर नहीं लिखेंगे, फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है योर मेंशन ऑफ यू, मेंशन ऑफ यू, तो मेंशन ऑफ यू ठीक है, लेकिन अगर योर मेंशन लिख देते तो गलत था, तो इसमें पजेसिव नहीं लगाएंगे। देखिए साफ साफ लिखा पजेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड इनमें। योर सेपरेशन, माई सेपरेशन, योर लीव, माई लीव, योर एक्सक्यूज, माई मेंशन, योर मेंशन, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक, देखिए ये इस पॉइंट को हम लोग पढ़ चुके थे, इधर नीदर ईच अदर कब यूज करते हैं, स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स, दो की, एनी वन, नन, वन अनदर, मोर देन टू, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन टैग, हाँ क्वेश्चन टैग में आपको देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन लगाना है। जैसे लिखा हुआ है आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, देखिए एक सेंटेंस होगा आपका, फिर कॉमा होगा, फिर क्वेश्चन टैग होगा। क्वेश्चन टैग में दो बातें होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आपका सब्जेक्ट, और तीसरा अगर होगा तो नॉट होगा। ठीक, तो क्या सही है क्या गलत है, देखिए सीधी सी बात, जो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका क्वेश्चन टैग है। स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब आई है वही हेल्पिंग वर्ब आपकी टैग में आनी चाहिए। ठीक, जो सब्जेक्ट आपका है वही सब्जेक्ट यहाँ भी आना चाहिए। वहां पे टीचर है, टीचर को इट तो लिख नहीं देंगे, टीचर तो ही शी होता है, तो ये गलत है। और रही बात नॉट की, तो नॉट की थ्योरी ये है कि अगर आपके स्टेटमेंट में नॉट लिखा हुआ है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, लेकिन अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो लगाना है। क्योंकि यहाँ आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, इतने में नॉट नहीं आया है, इसलिए टैग में नॉट आएगा, इज भी आएगा, नॉट भी आएगा, तो इजंट तो सही है, इजंट, इज नॉट नहीं लिखेंगे, टैग शॉर्ट में लिखते हैं इजंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इजंट ही आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में क्या है, सेंटेंस स्टेटमेंट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रोनाउन लिखेंगे, वहां पे अगर राम लिखा है तो हम ही कर देंगे, हम सीधे राम नहीं लिख देंगे, और नॉट अगर है तो नहीं लगाएंगे, और नहीं है तो फिर लगाएंगे। इस तरह से ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इम्परेटिव में आएंगे। इम्परेटिव में लिखा है जैसे डोंट क्लोज द रूम, रूम को क्लोज मत करो,
तो इसमें हमेशा करेंगे कि क्या करोगे, तो यहाँ पे हम डू डज से नहीं बनाएंगे, विल शैल से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से लेटर्स वाले में या फिर इंपरेटिव में इस तरह से। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन है, उसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग इज सेटल्ड, नथिंग, नन, फ्यू, एवरीबडी, एनीबडी, तो इसमें हम इज से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई, लिखा हुआ है द निगेटिव स्टेटमेंट हैविंग वर्ड्स देखिए, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, ये सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर ये निगेटिव है तो आप ये मान, मतलब हार्डली अगर सेंटेंस में आया है तो आप मान लीजिए कि नॉट आया है, और अगर नॉट आया है तो हमें टैग में नॉट नहीं लगाना है, यानी कि अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, बोथ, बोथ अगर कहीं भी आया है तो एंड से ही जोड़ेंगे, इस है ना, ये यहाँ पे पॉइंट बताया गया। जैसे लिखा है बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर, तो गलत है, बोथ यू, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बोथ यू एंड माई ब्रदर। ठीक है, अगर बोथ आएगा तो दो चीजों को एंड से ही जोड़ेगा, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। ठीक, दोनों नहीं, बोथ हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर दोनों नहीं जा रहे हैं तो नीदर, और दोनों में से कोई जा रहा है तो इधर। ठीक है, और दोनों जा रहे हैं तो बोथ लगाएंगे, लेकिन दोनों नहीं जा रहे हैं तो बोथ नहीं लगाएंगे, इस बात को हमें ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपका है which is used in place of who when we are referring to a choice between two or more than two things or persons। वैसे हमें विच का यूज करना होता है नॉन लिविंग में, और हु का करना होता है लिविंग में, ये हम लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन आप याद रखेंगे जब आएगा इनमें से कौन, देखिए ये रट लीजिए, इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब भी आएगा इनमें से कौन, तो उस कौन के लिए हमें विच का यूज करना है, ये बात आप रट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, जैसे पूछा विच ऑफ द टू सिस्टर हु इज मोर इंटेलिजेंट, कि दोनों में से कौन सी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जब यही मतलब हुआ ना कि इनमें से कौन इंटेलिजेंट ज्यादा है, तो हु की जगह विच आएगा। हु इज योर फादर इन द क्राउड, भीड़ में आपके पिताजी कौन है, यानी इनमें से आपके पिताजी कौन है, तो हमेशा हु की जगह विच आएगा। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मल लिखा होता हु इज योर फादर तो ये सही था, विच इज योर फादर गलत था, लेकिन अगर ये लगा दिया गया इन द क्राउड तो यहाँ पे एक सेंस जुड़ गया कि इनमें से कौन है, क्राउड में कौन है, इनमें से, उनमें से, तो अगर आएगा कि ऑफ देम इन द क्राउड या कहीं भी इनमें से कौन है, तो विच ही आएगा, हु नहीं आएगा, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी कंडीशन। ठीक है, हु इज बेटर ऑफ द टू डांसर्स, तो विच इज यहाँ पे विच आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज बेटर, हाँ ये हो गया विच इज बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन अवर सोसाइटी। अगला आपका है दिस बुक इज माइन, तो दिस इज माई बुक, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, लिखा ही इज टॉकिंग ऑफ द वुमेन, वो उस व्यक्ति की उस वुमेन की बात कर रहा है, और हु ही सेड ही मेट इन अमेरिका, तो हु ही मेट नहीं, हुम ही मेट, जिससे वह मिला था। हु का मतलब होता है जो कि, और हुम का मतलब होता है जिससे की, तो जिससे की मिला था। और यहाँ पे लिखा है शी इज द काइंड ऑफ लेडी, नहीं वो बहुत काइंड लेडी है। whom is in, देखिए एवरीबडी नोज बीच में जोड़ दिया गया कि जिसके बारे में लोग जानते हैं, तो एवरीबडी तो ये बीच में जोड़ा गया है, इसको आप छोड़िए, अब whom के बाद डायरेक्ट इसको पढ़ के देखिए, whom इज इंटेलिजेंट या who इज इंटेलिजेंट, who इज इंटेलिजेंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे whom हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा who, तो शी इज द काइंड ऑफ द लेडी, शी इज द काइंड ऑफ लेडी who एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट। और इसी तरह से यहाँ पे ही सेट को हटा दो तो who के बाद ही आएगा, तो ही इज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु ही मेट या whom ही मेट, तो यहाँ हु हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा whom he met in America, तो he was talking of the woman whom he said he met in America and she is the kind of the lady who everybody knows is intelligent। इस तरह से हम बीच वाले वर्ड को स्किप करके समझ सकते हैं। ठीक है, स्किप करना नहीं है, केवल समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा स्किप करके पढ़ना है एक बार, फिर हमको वैसे ही एज इट इज लिख देना है। बट को कैसे यूज करना है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, देयर वाज नन बट या नो कंट्री बट, देखिए नन बट को आप इस तरह से कर देंगे, नन के साथ बट का यूज करते हैं। ठीक है, ये नो कंट्री बट, इस तरह से नो या नन के साथ बट का यूज करते हैं। सेम, द यूज ऑफ द सेम एज प्रोनाउन इज रॉन्ग। अच्छा, सेम को हम कैसे नहीं करेंगे, जैसे लिखा है आई शैल गिव यू अ बुक, मैं आपको एक किताब दूंगा, एंड द, और वो बहुत यूजफुल है, तो हम सेम नहीं करेंगे, एंड इट इज वेरी यूजफुल, यानी हम प्रोनाउन यूज करेंगे, द सेम नहीं यूज करेंगे, इट लिखेंगे। ही बॉट अ हाउस एंड इज लिविंग इन द सेम, नहीं, एंड लिविंग इन
इट, द सेम नहीं लिखते हैं, इसको भी आप पॉइंट बना करके लिख लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में लिखिए। What is in what is used without an antecedent and it refers to things only. It is incredible what she said. जो कुछ भी उसने कहा वो इनक्रेडिबल है। I don't believe in the words what she uttered. तो यहाँ पे है लिखा हुआ है आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स, मैं उन शब्दों में विश्वास नहीं करती हूँ या मुझे विश्वास नहीं हुआ जो उसने कहा। विच शी अटर्ड, ठीक है, विच या दैट शी अटर्ड भी लिख सकते हैं आप। और आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, जो कुछ तुमने कहा, जो कुछ के लिए तो व्हाट ही आएगा, जो कुछ के लिए, लेकिन अगर वर्ड्स आएगा, शब्द आएंगे, तो वहां पे विच आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर, जितने भी इसमें थ्योरी थी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक करके डिस्कस कर दिए। आई होप कि आपको सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, और ये जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, जिनको समझे हैं, आप उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी स्टडी, आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स के लिए, वो काफी अच्छी होगी। थैंक यू।